हेलो मेरे प्यारे से मित्रों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग पर्पल एंशिएंट बेल को खुद की बॉडी से फ्यूज कर रहा होता है, मगर लुओ फैंग लास्ट में ये डिसाइड करता है कि वो यानशेन आर्मर को ही अपनी बॉडी से फ्यूज करेगा, क्योंकि यानशेन आर्मर लुओ फैंग को 10,000 टाइम रेलम मास्टर से ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है, डिफेंस और अटैक दोनों में ही। वहीं पे लुओ फैंग ने 120 बिलियन युआन यूनिट कॉइन्स को खर्च कर दिया होता है हैवी एरो किंग की बॉडी को रीस्टोर करने में, जहां पे हैवी एरो किंग को हम देखते हैं जो कि असल में एक छोटी सी गिलहरी होती है। वहीं पे बबाता और उसकी असिस्टेंट छोटी सी गिलहरी को देख करके उससे तंग करने लगते हैं, जहां पे हैवी एरो किंग उन लोगों से दूर जाके कहता है कि दोबारा मुझे परेशान करने की जरूरत मत करना और मुझे कभी अंडरस्टिमेट मत करना। ये कहने के साथ वो पोज मारता है। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पे एटलीस्ट 500 कमेंट्स तो कर दीजिएगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड तुरंत ही यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हैवी एरो किंग पोज मार के अपने मास्टर के सामने खड़ा होता है और वहीं पे बबाता और उसकी असिस्टेंट उसके सर के ऊपर ईंटे को रख करके वहां पे एक ईंटे का महल बना रही होती हैं, जहां पे बबाता कहती है कि क्या बात है हैवी एरो किंग, तुम तो बड़े ही ज्यादा स्टेबल हो। अगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर तुम अपने जाइंट से आर्मर से बाहर ही क्यों आए। तभी ये सुनकर के हैवी एरो किंग कहता है कि देखो, मैं अपने मास्टर के सामने अपनी रियल आइडेंटिटी को रिवील करना चाहता था और कुछ भी नहीं। ये सब सुनकर के लुओ फैंग वहां पे मुस्कुराते हुए कहता है कि हैवी एरो किंग, मेरे पास एंशिएंट पर्पल बेल मौजूद है, पर्पल बेल किंग की, और अगर तुम इससे खुद को फ्यूज कर लेते हो तो तुम फायर एंड स्पेस लॉ में महारत हासिल कर लोगे और उन्हें बाइंड करने की एबिलिटी तुम्हारे पास आ जाएगी। तभी हैवी एरो किंग धीरे धीरे करके पलटता है और जैसे ही उसकी नज़र यकीनन उस एंशिएंट पर्पल बेल पे पड़ती है, वो शॉक्ड होते हुए लुओ फैंग के पैर को पकड़ लेता है और उसकी आंखें एकदम चमक उठती हैं और वो कहता है कि मास्टर, आप यकीनन में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हैं। वहीं पे इरीना उसकी हरकत को देख करके हंस रही होती है और वहीं पे हम देखते हैं कि लुओ फैंग कहता है कि अच्छा ठीक है, जल्दी से जाओ और इसे रिफाइन कर लो, ये अब तुम्हारा होता है। तभी हम देखते हैं कि हैवी एरो किंग बड़े ही टशन में सीधा ही उस एंशिएंट पर्पल बेल के पास जाता है और उस पे हाथ रख के उसे रिफाइन करने लगता है। अब ये सब देख करके बाता और उसकी असिस्टेंट को ये लगता है कि भाई साहब, हैवी एरो किंग अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तहलका मचाएगा। वो सब की सब एकदम एक्साइटेड हो चुके थे और वहीं पे वो बेवकूफ़ हैवी एरो किंग उस बेल को रिफाइन करते करते वहीं पे सोने लगता है। और इधर बबाता, लुओ फैंग, इरीना और उसकी असिस्टेंट सब के सब उस हैवी एरो किंग के इंतजार में बेचारे वहीं पे सो जाते हैं और वो बेवकूफ़ खड़े होकर के ही सो रहा होता है। तभी वहां पे बबाता सडन उठती है और हैवी एरो किंग को देख के कहती है कि सिर्फ इस एंशिएंट पर्पल बेल को रिफाइन करने में आखिर इसे 6 घंटे क्यों लगे हैं, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी बबाता उठते हुए धीरे धीरे करके गुस्से में उस हैवी एरो किंग के पास आके खड़ी हो जाती है, मगर जब वो देखती है कि वो बेवकूफ़ यहाँ सो रहा है, बबाता खींच करके एक थप्पड़ उसके सर पे दे मारती है और चिल्लाते हुए कहती है कि बेवकूफ़, खड़े खड़े कौन सोता है, जल्दी से इसे रिफाइन कर वरना मैं तुझे बहुत बुरी तरीके से कूटूंगी। तभी बेचारा हैवी एरो किंग वहां पे अपने सर को हिलाता है और बबाता एज अ टीचर उसे घूर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि फाइनली हैवी एरो किंग ने इस एंशिएंट पर्पल बेल को रिफाइन कर लिया था और उसके ऊपर अपने मार्क को छोड़ देता है, जहां पे हम देखते हैं कि ये एंशिएंट पर्पल बेल अब सक्सेसफुली हैवी एरो किंग की बॉडी से फ्यूज हो चुकी थी और उसकी बॉडी का एक पार्ट बन चुकी थी, मगर वो बेवकूफ फिर से ही वहां पे सो जाता है। अब ये देख करके बबाता और उसकी असिस्टेंट एकदम आग बबूला हो चुकी होती हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं, मगर वहां पे इरीना और लुओ फैंग उन दोनों को पकड़ चुके थे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर हैवी एरो किंग को देख करके आपको किस बंदे की याद आती है जो कि इसी तरीके
तरीके से सिर्फ सोना ही पसंद करता है, काम धाम को छोड़ करके। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टार इल्यूजन किंग और लुओ फैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे स्टार इल्यूजन किंग कहती है कि यांग तुम स्टार टावर में जाने वाले हो। तभी लुओ फैंग कहता है कि हाँ, चूंकि मैं बहुत सालों से मिलिट्री मेरिट को कलेक्ट कर रहा था और अब मेरे पास इतने मेरिट हो चुके हैं कि मैं स्टार टावर में जा सकता हूँ, चूंकि मुझे इस आउटसाइड बैटलफील्ड के सबसे खतरनाक जगह पे जाके विजिट करना है। तभी वहां पे स्टार इल्यूजन किंग कहती है यांग तुम्हें पता है स्टार टावर सच में बहुत ही वर्दी प्लेस है और वहां पे तो हर कोई विजिट करना चाहता है, क्योंकि वहां पे जो सील्ड स्टार बनते हैं ना वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि किसी भी स्ट्रॉन्ग बीइंग को परमानेंटली अपने अंदर सील कर सकते हैं। और यांग तुम्हें पता है इसी सील्ड स्टार को रिफाइन करने के लिए 4 मेजर रेसेस आपस में कई सारी वॉर स्टार टावर के अंदर लड़ चुकी हैं, मगर हम सबको एक ही चीज पता है और यही शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है कि ये सील्ड स्टार सिर्फ 1000 साल में एक ही बार अपीयर होता है, मगर इस सील्ड स्टार का कोई भी पैटर्न नहीं होता है कि आखिर ये कहाँ पे अपीयर होगा। यांग जब भी कोई एक नया सील्ड स्टार मर्ज होता है तब चारों ही रेसेस के 100,000 इमॉर्टल किंग्स वहां इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे उनमें से भी किसी को ये नहीं पता होता है कि आखिर किसकी किस्मत में वो सील्ड स्टार लिखा है। तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी इस बार अपने लक को ट्राई करना चाहता हूँ और वहां पे जाना चाहता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है। लुओ फैंग अपनी स्पेसशिप पे सवार होकर के स्टार टावर की तरफ निकल चुका था। जैसे ही लुओ फैंग की स्पेसशिप स्टार टावर के करीब पहुंचती है, बबाता उसे देख करके कहती है कि लुओ फैंग ये तो बहुत ही ज्यादा विशाल है, इनफैक्ट यानजी कॉन्टिनेंट इसके सामने तो सिर्फ छोटा सा बच्चा है। यकीनन ये नेबुला स्टार बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मगर तभी वहां पे जमाइयां लेते हुए हैवी एरो किंग कहता है कि ये जो मास्टर स्टार टावर है वो असल में खड़ा है 9 लाइट ईयर टॉल यूनिवर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और आपको पता है ये एक के ऊपर एक 9 स्पाइरल नेबुला हैं। इन्हें हम सब स्टार टावर के नाम से डिनोट करते हैं और यकीनन ये काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। तभी बबाता उसकी बात बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनती है। तभी वहां पे हैवी एरो किंग कहता है कि जितना ज्यादा ये खूबसूरत है ना मास्टर, उतने ही ज्यादा ये नाइटमेयर भी क्रिएट करता है। ये कहते हुए वो और भी ज्यादा अंगड़ाइयां लेने लगता है और उसे वहां पे हद से ज्यादा जमाई आने लगती है और वो वहीं पे फिर से सो जाता है। बबाता जो कि इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी उसकी बात को लेकर के, जब उसे वो सोता हुआ देखती है वो भड़क जाती है और उसकी खोपड़ी पे दे मारती है एक हाथ। तभी बेचारा हैवी एरो किंग वहां पे उठता है और कहता है कि अरे मैं बता रहा हूं ना। तभी बबाता कहती है कि चलो आके बोलो। तभी हैवी एरो किंग कहता है कि मैंने सुना है कि इस स्टार टावर के अंदर कई सारे ट्रायल्स होते हैं, उन ट्रायल को पास करके तभी हम लोग उस सील्ड स्टार को पा सकते हैं। मगर इस स्टार टावर के अंदर इंटर करते ही कोई पावरफुल कल्टीवेटर यानी कि यूनिवर्स वेनरेबल को ही ले लिया जाए, अगर वो इसके अंदर घुसता है और कोई भी ट्रायल में अगर वो फंस गया और उसे पास नहीं कर पाया तो इस स्टार टावर की एनर्जी इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि वो पूरी ही तरीके से उसे निगल लेगी। अब ये सुनकर के वहाँ पे बबाता कहती है कि क्या ये जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक है। वो बेचारी वहाँ पे कांपते हुए कहती है कि लुओ फैंग क्या हम लोग सही जगह पे आए हैं, हमें शायद कुछ और यहाँ सोचना चाहिए। मगर लुओ फैंग उसकी बात का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। तभी हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि एक ही जगह पे खड़ा होता है और एक अजीब सी मिस्टीरियस सी फोर्स से लुओ फैंग कनेक्ट हो चुका था और वो स्टार टावर के एकदम डीप तक आराम से देख पा रहा होता है। यानी कि पहले उस नेबुला स्टार को जहाँ पे लुओ फैंग की पुतलियां हिल रही होती हैं, ये देख करके बबाता एकदम घबरा जाती है और लुओ फैंग के सामने आके चिल्लाते हुए कहती है कि लुओ फैंग तुम ठीक तो हो ना। तभी लुओ फैंग वहाँ पे होश में आता और कहता है कि बबाता मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सडन यहाँ पे एक सोल शॉक वेव आई और उसने मुझे खुद को अपनी ओर खींच लिया, जैसे कि मैं उससे कनेक्ट हो चुका था और मैं इस स्टार टावर के डीप तक देख पा रहा था। तुम्हें पता है मेरे पास जो यानशैन क्लैन का मेटल प्लेट है वो सोल शॉक उसे भी सप्रेस कर दिया था। ये सुन करके वहाँ पे बबाता और हैवी एरो किंग वो दोनों ही दंग हो चुके थे और अपने सर को खुजलाने लगते हैं कि भाई साहब ये क्या गजब हो गया।
तभी लुओ फैंग कहता है कि अब हमें ऐसा लगता है कि अंदर चल के हमें देखना चाहिए बबाता कि आखिर अंदर क्या चीज़ है जो कि मुझे अंदर बुला रही है इस स्टार टावर के। तभी वहां पे लुओ फैंग की स्पेसशिप स्टार टावर के बेहद करीब आ चुकी थी। लुओ फैंग अपनी स्पेसशिप से बाहर आता है अपने हैवी एरो किंग के साथ में। तभी लुओ फैंग आगे बढ़ते हुए अपनी सोल को चारों ही तरफ फैलाने लगता है इस स्टार टावर के 9th नेबुला स्टार के अंदर, जहाँ पे लुओ फैंग सोच रहा होता है कि शायद अगर मैं ऐसा करता हूँ तो शायद मैं फिर से उस पावर से कनेक्ट हो सकूं जो कि मुझे यहाँ पे बुला रही थी। मगर लुओ फैंग को यहाँ पे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तभी लुओ फैंग मूव यू वाइन को बाहर निकालता है और अपनी फिंगर पे कट लगा के अपने ब्लड को स्टार टावर के ऊपर छिड़क देता है, जहाँ पे लुओ फैंग का ब्लड बहुत ही तेजी से स्टार टावर के एक पिलर पे जाके गिरता है और वो पिलर लुओ फैंग के ब्लड को तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेता है। मगर रिजल्ट में लुओ फैंग के हाथ में कुछ भी नहीं आता है, जहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ मेरा वहम है या फिर मुझसे कोई बड़ी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे कोई मुझे बुला रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे कई सारे तरीकों को आजमा लिया मगर रिजल्ट मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। तभी वहाँ पे हैवी एरो किंग भी उसके पीछे पीछे सीधा ही इस स्टार टावर के अंदर आ चुका था। तभी लुओ फैंग के ऊपर हैवी एरो किंग चढ़ जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ते हुए कहता है कि मास्टर मैं तैयार हूँ। तभी लुओ फैंग कहता है तो चलो फिर चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि आखिर अंदर क्या चीज़ है। लुओ फैंग अपना पहला कदम जैसे ही स्टार टावर के अंदर रखता है वो बिजली से भी तेज रफ्तार में बहुत ही तेजी से उस स्टार टावर के 9th नेबुला स्टार के अंदर खींचा जा रहा होता है, जहां पे लुओ फैंग कहता है कि स्टार टावर ने तो काउंटलेस शिफ्टिंग फॉरबिडन स्पेस को कंप्रेस करके रखा हुआ है और यहाँ पे तो कई सारे मुझे पैसेज नजर आ रहे हैं जो कि फॉरबिडन स्पेस से कनेक्टेड हैं और छुपे भी हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पे बेचारा हैवी एरो किंग अपने मास्टर को पकड़ के रुका होता है और वो कस के एक जगह पे आके जैसे ही रुकते हैं हैवी एरो किंग अपने मास्टर को गले लगा के एकदम चिपक जाता है कि मास्टर मुझे मत छोड़ना। तभी लुओ फैंग कहता है कि सब ठीक है, मगर सडन उनके पैर के नीचे एक पोर्टल अपीयर होता है। ये देख करके उन लोगों की आंखें फिर से फट जाती हैं और वो दोनों के दोनों सीधे ही उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही लुओ फैंग हैवी एरो किंग उस पोर्टल से बाहर निकलते हैं, हैवी एरो किंग तुरंत ही वहां पे अपने आर्मर को समन कर लेता है, जहाँ पे बहुत ही कूल अंदाज में उसका आर्मर सबसे पहले जमीन पे आके लैंड करता है और फिर उसके बगल में लुओ फैंग भी, जहाँ पे हैवी एरो किंग बहुत ही टशन में नीचे की तरफ लैंड कर रहा होता है और उसका आर्मर उसकी ही तरह होता है। वो बड़े ही स्लो मोशन में हैवी एरो किंग को रोकने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है, मगर उसका आर्मर हैवी एरो किंग को रोक नहीं पाता है और बेचारा हैवी एरो किंग सीधा ही जमीन में आके गिरता है और उसकी मुंडी जमीन के अंदर धंस जाती है। तभी वहां पे बबाता बाहर निकलते हुए कहती है लुओ फैंग से, क्या यही है फॉरबिडन स्पेस? ये कितनी ज्यादा लाजवाब है। मगर तभी हम उस हैवी एरो किंग को देखते हैं जो कि बेचारा उफ उफ करते हुए अपनी गर्दन को हिलाता है और बड़ी ही मुश्किल से अपनी गर्दन को उस रेतीले जमीन में से बाहर निकालता है और अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि मास्टर आपको पता है इस जगह पे किसी भी तरीके का डिटेक्शन डिवाइस, वर्ल्ड प्रोजेक्शन, टेलीपैथी, एक्सप्लोरेशन और टेलीपोर्टेशन, ये सारी चीजें इस फॉरबिडन स्पेस के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है। ये सुनकर के लुओ फैंग उसकी तरफ देखने लगता है। तभी वहां पे बबाता कहती है तो आखिर हमें अगर यहाँ से निकलना हो तो क्या करेंगे? वहां पे हैवी एरो किंग कहता है कि हमें अपने डिवाइन किंगडम के टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करना होगा, तभी हम यहाँ से निकल सकेंगे और हमें इस फॉरबिडन स्पेस के ट्रायल को पास करना होगा, तब हम नेक्स्ट ट्रायल में जा पाएंगे। यही दो रास्ते हैं। अगर हम लोग हर ट्रायल को कंप्लीट करते जाते हैं तो हम लोग सील्ड स्टार को भी मास्टर हासिल कर लेंगे। मगर तभी वहां पे हैवी एरो किंग को स्मेल आती है और वो सूंघते हुए कहता है कि मास्टर अलर्ट हो जाए, कोई हम पे अटैक करने वाला है। ये कहते ही हैवी एरो किंग अपने आर्मर से लुओ फैंग और बबाता को कवर करता है और कूदते हुए अपने आर्मर के अंदर चला जाता है, जहाँ पे एक जायंट सा मैकेनिकल स्पाइडर उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जो कि आधा स्पाइडर और आधा अलग ही बीस्ट होता है। वहीं पे हैवी एरो किंग बहुत ही शानदार तरीके से स्लो मोशन के साथ अपने आर्मर के अंदर एंटर कर जाता है और तुरंत ही खींच करके एक पावरफुल पंच
पीछे आ रहे बीस्ट के ऊपर ते मारता है। हैवी एरो किंग का एक ही पंच उस बीस्ट के चिथड़े उड़ा देता है, मगर यहाँ पे वो शांति हुआ था तभी दूसरा बीस्ट आकर के लुओ फैंग के ऊपर अटैक करने लगता है। लुओ फैंग पीछे हट के उससे फाइट कर रहा होता है, मगर तभी हैवी एरो किंग चिल्लाते हुए कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, मेरे रहते हुए मेरे मास्टर के ऊपर तू अटैक करेगा। हैवी एरो किंग तुरंत ही उस बीस्ट की पोच को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए नचा नचा के जमीन पे पटकना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए एक ही बात कह रहा होता है कि मैं तुझे मार दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मास्टर को टच करने की। वो वहां पे टशन दिखाते हुए उस बीस्ट को कूटे जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि हैवी एरो किंग ने नचा करके उस बीस्ट को बहुत ही शानदार तरीके से उठा करके एक चट्टान पे दे मारा था, जहां पे जैसे ही वो बीस्ट उस चट्टान से जाके टकराता है वो चट्टान पूरी तरीके से टूट जाती है। वहां पे हैवी एरो किंग कहता है कि और कोई है जो कि मुझसे लड़ना चाहेगा, मेरे मास्टर को मेरे रहते हुए छूना चाहेगा। तभी जमीन हिलने लगती है। हैवी एरो किंग की यहाँ पे सांस सूख जाती है और तभी जमीन के अंदर से एक जायंट सा बीस्ट फिर से अपीयर होता है, जिसे देख करके हैवी एरो किंग कहता है कि मास्टर, ये तो 1000 किलोमीटर क्लास फॉरबिडन गार्डियन स्पाइडर है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो जायंट सा बीस्ट रोर करते हुए हैवी एरो किंग की तरफ देखने लगता है और वहीं पे लुओ फैंग और हैवी एरो किंग वो दोनों ही तैयार होते हैं उस जायंट से गार्डियन बीस्ट से फाइट करने के लिए। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।